जय हिंद, वंदे मातरम। नमस्कार दोस्तों, मैं हरीश यादव, आपका दोस्त और होस्ट, स्वागत करता हूं आपका आपके अपने YouTube चैनल द लीगल टॉक्स में। ये एक ऐसा मंच है जहां हम हाल के घटनाक्रम, समाज में हो रही घटनाओं और उनके कानूनी पहलुओं पर चर्चा करेंगे। हमारा लक्ष्य है कि हर नागरिक अपने कानूनी अधिकारों और कर्तव्यों के प्रति जागरूक हो, ताकि हम हर परिस्थितियों में न केवल खुद की बल्कि अपने परिवार, दोस्तों और समाज की भी मदद कर सकें। आज के वीडियो में हम एक नई दिशा में पहला कदम उठाने जा रहे हैं। तो आइए समय न गंवाते हुए शुरू करते हैं और समझते हैं कि कैसे हम अपनी समझदारी और कानूनी जागरूकता को बढ़ा सकते हैं। जय हिंद। दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे एपिसोड 1 में। पहला एपिसोड, और आज जो हम आपके सामने स्टोरी लेकर आ रहे हैं वो है बहुत ही जबरदस्त। क्यों? क्योंकि देखिए, हर एक इंसान की ख्वाहिश होती है पैसा कमाने की और अपने गांव के, समाज के, अपने परिवार का नाम रोशन करने की। मगर जब पैसा गलत तरीके से कमाया जाता है तो आप नाम नहीं कमाते, बल्कि आप अपने परिवार के लिए, अपने गांव के लिए, अपने समाज के लिए सवालिया निशान कर देते हैं, और वो भी शर्मनाक वाला। ऐसा ही कुछ देखने को मिला है बंसारा गांव में। ये एक छोटा सा गांव है, बंसारा गांव, दरभंगा डिस्ट्रिक्ट। आपने सुना होगा, बिहार में दरभंगा डिस्ट्रिक्ट बहुत लोकप्रिय है, और वहां पर यह है गांव बंसारा। और देखिए, कितनी हैरानी की बात है कि जब इस गांव का नाम आया न्यूज़पेपर में, तो ये शर्म करने लायक किस्से की वजह से आया, कोई अच्छे कारण या अच्छे काम करने की वजह से नहीं। तो चलिए बताते हैं इस कहानी के बारे में आपको। तो सबसे पहले वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा अगर आपको पसंद आए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा अगर ये आपको पसंद आता है तो, और ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा। दोस्तों, तो आज है हमारी पहली वीडियो, द लीगल टॉक विद हरीश यादव। मैं आपका होस्ट और दोस्त, तो स्वागत करता हूं आपको आपके इस चैनल पे। अब देखिए, आज का थंबनेल तो आपने पढ़ ही लिया, तो हम इसको बताएं, मगर उससे पहले एक आपको छोटी सी कहानी बता देता हूं। हर माँ बाप, हर पड़ोसी, हर दोस्त ये चाहता है कि उसके क्षेत्र का व्यक्ति विशेष जब भी कुछ ऐसा काम करे कि जिससे उसके एरिया का, उसके गांव का, उसके समाज का, उसके दोस्तों का और उसके लोगों का गर्व से सीना फूल जाए, तो वो हर कोई अपेक्षा करता है। मगर कभी कभार कुछ ऐसा भी होता है कि हमारे ही परिवार के लोग, हमारे ही दोस्त, हमारे ही गांव समाज के लोग कुछ ऐसा कर देते हैं कि हमारा जो सर है वो फक्र के बजाय शर्म में झुक जाता है। और ऐसा ही देखने को मिला है आज की इस कहानी में। ये कहानी शुरू होती है पिछले साल 2024 के आखिरी हफ्ते में, जब पूरा गांव, समाज, देश और दुनिया नए वर्ष की सुख के आने की खुशी मना रहा था। बस इंतजार कर रहा था कि 2025 में हमें क्या अच्छा करना है, क्या और बड़ा करना है। तभी एक रात, शुक्रवार के दिन, 28 दिसंबर के दिन, रात के सन्नाटे में एक गांव जो कि बहुत ही ज्यादा फेमस है, समझिएगा, ये गांव बहुत ज्यादा फेमस है। किस कारण से? काली मंदिर की वजह से। जी हां, मां काली के मंदिर की वजह से। और ये गांव है बंसारा। बंसारा दरभंगा डिस्ट्रिक्ट, बिहार का एक गांव, जो कि बहुत ज्यादा प्रचलित रहा है अपनी काली मां मंदिर की पूजा और वहां की विधि विधान को लेकर। मगर उस रात, 28 दिसंबर की रात में, अचानक से दो स्टेट की पुलिस, एक बिहार और एक अरुणाचल प्रदेश की पुलिस, पहुंचती है एक गांव में, और वहां पर वो कैद करती है दो युवाओं को, जिनका नाम बताया जाता है आशुतोष कुमार झा और विपिन कुमार झा। ये दोनों सगे भाई हैं। इन दोनों को पुलिस पकड़ती है और गांव में अचानक से खबर फैल जाती है, आसपास के गांव तक भी, कि ऐसा क्या हुआ। ये दो बच्चे, जिनके बारे में गांव पिछले कुछ दिनों और महीनों से ये दिखाता था कि देखिए हमारे गांव के बच्चों ने कितना अच्छा नाम कमाया है, इतने सारे कार्यक्रम में ये लोग चंदा भी दे रहे हैं, और उनके नाम आसपास के गांव तक भी प्रसिद्ध हो चुके थे। मगर पूरा गांव इस बात से बिल्कुल हैरान था कि ये जो प्रसिद्ध हो रहे हैं, गांव में पैसा ला रहे हैं, ये पैसा 2 नंबर से कमाया हुआ पैसा है। तो चलिए शुरू करते हैं आज की इस वीडियो को इसी स्टोरी के साथ। तो दोस्तों, दो भाई थे, जैसा कि हमने आपको बताया, जिनका नाम बताया जाता है विपिन कुमार झा और आशुतोष कुमार झा। ये थे दरभंगा डिस्ट्रिक्ट के बंसारा गांव, जो कि आता है बिहार में।
और ये दोनों ही भाई बहुत ही साधारण से परिवार से आते हैं। अब हम आज की वीडियो में आपको जो समझाने की कोशिश करेंगे, और इसीलिए आपसे रिक्वेस्ट है, अगर आपको चैनल पसंद आए तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, क्योंकि आने वाले वक्त में हम यहाँ पे और भी इंटरेस्टिंग बातें आपको बताएंगे। लाइक जरूर कीजिएगा चैनल को, वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और अपने कमेंट्स भी कीजिएगा। और अगर आप उसी गांव के या उसी क्षेत्र के इंसान हैं तो इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा, ताकि आपके परिवार के बच्चे वो ना करें गलती जो ये दो युवक करके बैठे हुए हैं। चलिए, तो वक्त था रात का 8 बजे, 28 दिसंबर का दिन था, और रात में आके बिहार और अरुणाचल प्रदेश की पुलिस आती है और दो युवाओं को धर दबोच लेती है और उनको ले जाती है। गांव सन्नाटे में, डर के माहौल में कि ये क्या हुआ, हमारे गांव में पहली बार पुलिस आती है, इस तरह की रेड होती है और ले जाती है। बाद में पता चलता है कि इन दो युवाओं को इसलिए उठाया गया क्योंकि इन्होंने कोई छोटी मोटी चोरी नहीं करी, इन्होंने करा है बड़ा स्कैम, तकरीबन 100 करोड़ का स्कैम। आप सोच सकते हैं, गांव एक साधारण सा जीवन बताया जाता है, वहां के लोग बहुत साधारण होते हैं और वो हमेशा भाईचारे का सम्मान में काम करते हैं। गांव में आप जाके देखिए, आपको लोग बिना किसी स्वार्थ के मदद करते हैं, और स्पेशली गांव के जो बुजुर्ग होते हैं, बड़े बूढ़े लोग होते हैं, वो आपको दुनिया भर का, आपको अपने जीवन का सारा सार देते हैं कि क्या अच्छा है और क्या बुरा है। मगर उसके बावजूद कभी कभार कुछ लोग कुछ गलत कदम उठा लेते हैं, गलत राह पे निकल लेते हैं और वो ये सब चीजों में भटक जाते हैं। इसीलिए हमेशा कहा गया है, बड़े बूढ़ों का सम्मान करो, बड़े बूढ़ों के साथ बैठो, उनके बातें सुनो और आप देखोगे कि आप जीवन में गलत नहीं करोगे। मगर कभी कभार हमारी आंखों पे पट्टी बंधी होती है और हम गलत राह पे निकल जाते हैं, और ऐसा ही इन दो भाइयों ने किया। थोड़ा सा हम आपको स्टोरी में पीछे लेके जाते हैं। कहते हैं गांव के कुछ लोगों ने बताया है कि ये दोनों भाई जो थे, कोविड के वक्त तक एक साधारण सा जीवन बिता रहे थे। कोविड के वक्त के बाद इन्होंने अपने एक रिलेटिव को, जो कि चार्टर्ड अकाउंटेंट थे बाय प्रोफेशन, उनको ज्वाइन किया, उनकी कंपनी को ज्वाइन किया और वहां पर उन्होंने अकाउंटेंसी का काम सीखा। सब कुछ ठीक चल रहा था। अचानक से कुछ वर्ष पहले ही उस चार्टर्ड अकाउंटेंट की, जो इनके रिलेटिव थे, उनकी डेथ हो जाती है, इनकी मौत हो जाती है। अब वो क्या कारण थे, वो एक अलग विषय का टॉपिक है। उसके बाद इन दोनों भाइयों ने धीरे धीरे, क्योंकि काम की समझ आ चुकी थी, अकाउंटेंसी पता थी, तो इन्होंने क्या करा, एक कंपनी खोली जिसका नाम था सिद्धि विनायक मर्चेंट ट्रेडिंग। ये नाम की इन्होंने कंपनी खोली, सिद्धि विनायक ट्रेड मर्चेंट, माफ कीजिएगा। और यहां पर धीरे धीरे उन्होंने काम करना शुरू किया, और वो धीरे धीरे काम जो वो कर रहे थे वो था फ्रॉड का काम, जीएसटी फ्रॉड। आपको पता है, गुड एंड सर्विसेज टैक्स को लेके 2007 में बीजेपी की सरकार इसको लेकर आई थी, जहां पर अलग अलग प्रोडक्ट के ऊपर अलग अलग कैटेगरी के टैक्सेस हैं। इसके ऊपर भी हम विस्तार करेंगे कि क्या है ये। मगर हुआ क्या, लालच। अच्छा सब चलता है, मगर लालच आपको बर्बाद कर देता है, और वो लालच आता है तमाम सोशल मीडिया के प्रेशर से, जहां पे दिखाए जाते हैं यंग बच्चे, जवान लोग नई नई गाड़ियां खरीद रहे हैं, महंगे महंगे फोन खरीद रहे हैं और महंगा महंगा कपड़े पहन के अपने आप को दिखाते हैं कि हम सबसे ऊपर हैं। सबसे ऊपर होती है आपकी ईमानदारी, सबसे ऊपर होती है आपकी इंसानियत, और सबसे ऊपर होता है आपका विनम्र व्यवहार। ये सब गलत होता है, और ये हमने अधिकतर बार कोर्ट में देखा है कि जब चोरी करते हैं तब उन्हें इस बात का बिल्कुल भी अंदेशा नहीं होता कि वो पकड़े जाएंगे, और जब पकड़ ले जाते हैं तब उन्हें हमेशा जिंदगी भर में अफसोस होता है कि उनके परिवार ने, उनके गांव ने जो नाम कमाया था, जो इज्जत कमाई थी, वो सब धराशायी कर दी गई है। तो ऐसा ना करें। सबसे पहले तो जो भी इस वीडियो को देख रहे हैं, सबसे पहले बुजुर्ग लोग, मेरा उनसे हाथ जोड़ के निवेदन है, आप अपने परिवार में, अपने आसपास के बच्चों को सीख दें कि देखिए, खरगोश और कछुए की जो रेस थी उसमें जीता हमेशा कछुआ, खरगोश कभी नहीं जीता। तो यही सीख आप अपने परिवार के बच्चों को दें। मैं उम्मीद करता हूं कि उस गांव के बुजुर्ग जो होंगे, उन्होंने भी यही सीख अपने बच्चों को और अपने समाज में दी होगी, मगर कभी कभार कुछ बच्चों की आंखों पे पट्टी बन जाती है और वो गलत राह पे निकल लेते हैं। हालांकि अब इसके ऊपर पुलिस जांच पड़ताल कर रही है। जीएसटी कमिश्नर जो थे, उन्होंने करी है कंप्लेंट, और उनकी एफआईआर जब हुई तो उसके चलते इन दोनों लोगों को पकड़ा गया। अब देखिए कितने चतुर थे, इनको लगा कि सब कुछ हो गया है, हमने स्कैम करना शुरू कर दिया है। वो स्कैम क्या है वो भी समझाएंगे आपको डिटेल में, मगर स्कैम करना शुरू किया जीएसटी को लेकर। बहुत से जो हमारे गांव देहात के लोग होते हैं वो सोच भी नहीं सकते कि क्या गांव के दो युवा 100 करोड़ का स्कैम कर सकते हैं।
कोई सोच भी नहीं सकता। लगता है कि कोई शहर का बड़ा पढ़ा लिखा आदमी होगा जिसने इस तरह का फाइनेंशियल स्कैम किया, मगर ऐसा नहीं हुआ इस पर्टिकुलर केस में। और यहां पर इन्होंने दो भाइयों ने मिलकर स्कैम किया। हालांकि इनके साथ कुछ और भी लोग जोड़े जा रहे हैं जिनका नाम आ रहा है इस टाइम राहुल जैन, सोनू कुमार झा और बिट्टू कुमार झा। हालांकि पुलिस ने जब रेड डाली और यहाँ पे तफ्तीश की तो सोनू कुमार झा और बिट्टू कुमार झा उनके हाथों से निकल चुके थे। सिर्फ दो ही लोग मिले जो प्राइम एक्यूज थे, विपिन कुमार झा और आशुतोष कुमार झा। अब इन दोनों भाइयों ने करा क्या था उसके ऊपर हम डिटेल में बात करेंगे, मगर इन्होंने एक कंपनी खोली और उस कंपनी के थ्रू नकली जीएसटी इनवॉइस बनाना शुरू किया। नकली जीएसटी इनवॉइस, नकली नाम, और इसके चलते इन्होंने पैसा बनाया। तकरीबन 800-700 करोड़ का दावा किया जा रहा है। इन्होंने उसके ऊपर इनवॉइस जनरेट करी और उसके ऊपर जो पैसा जीएसटी से वापस लिया, सरकार से जो वापस लिया, विड्रॉ किया यानी कि रिफंड लिया, वो 100 करोड़ रुपए के आसपास था। और उसके बाद इन्होंने गांव में आए, अपनी उस कंपनी को किया बंद, सारे अकाउंट किए फ्रीज और आ गए और बैठ गए कुछ महीनों से। ऐसा लग रहा था कि सब कुछ ठीक चल रहा है, नई नई गाड़ियां, नए नए महंगे महंगे शौक, और उसके साथ साथ एक बड़ा आलीशान घर भी बनाया गया है गांव के अंदर, ऐसा हमारे कुछ लोगों ने हमें बताया है। मगर पुलिस जो होती है, शासन जो होता है, प्रशासन जो होता है, और जैसा कि मैंने इस गांव की शुरुआत करी, बंसारा गांव जो है वो फेमस है अपने काली मां मंदिर में के लिए। और काली मां मंदिर ने हमेशा यही बताया है कि दुष्टों का एक ना एक दिन अंत होता ही है, और वैसा ही इस गांव में हुआ। और ये सीख है बंसारा गांव के तमाम युवाओं को कि देखिए, अगर आप अपने बड़े बूढ़े लोग जो हैं, गांव के बुजुर्ग जो हैं, आपके माता पिता जो हैं, उनकी बात अगर मानेंगे, उनके कहे पे चलेंगे, तो आप कभी भी अपने को और अपने परिवार को शर्म की नजरों से नीचे नहीं होने देंगे। मगर ऐसा क्या हुआ कि एक गांव के बच्चे ने जैसे ही घर बनाना शुरू किया, आलीशान घर, आलीशान गाड़ियां, आलीशान चीजें, तो उनके माँ बाप ने सवाल क्यों नहीं पूछा उनसे कि ये सब क्या है, ये कहां से आ रहा है, ऐसी कौन सा आप काम कर रहे हो जिससे अंधा पैसा आपके पास आया जा रहा है। और यही हमारी लीगल टॉक्स के चैनल की मुहिम है कि हम हर केस की डिटेल को समझेंगे, जानेंगे कि इसके पीछे का प्राइमरी रीजन क्या था। प्राइमरी रीजन सारे क्राइम का एक होता है कि मुझे बस बड़ा बनना है, चाहे मैं उसके लिए अच्छा करूं या बुरा करूं। इसीलिए हमने सबसे पहले बात करी हमारे एक फाइनेंशियल एक्सपर्ट से और जानने की कोशिश करी कि ये पूरा माहौल, जीएसटी का जो माहौल है, जो फ्रॉड है, स्कैम है, ये होता कैसे है। मगर उससे पहले डिस्क्लेमर है आप सभी लोगों के लिए कि ये वीडियो सिर्फ एक एजुकेशन पर्पस के लिए है। गलती से भी आप ऐसा कोई स्कैम ना करें दोस्तों, क्योंकि अगर आप कोई भी स्कैम करते हैं तो आप भी इसी तरीके से जेल में जाएंगे जैसे आज नए साल में दोनों भाई हैं और इनका गांव और इनका समाज आज बड़ी ही शर्मिंदगी महसूस कर रहा है। तो चलते हैं और देखते हैं हमारे एक्सपर्ट की ये वीडियो। धन्यवाद यादव जी, मुझे आमंत्रित करने के लिए, इस विषय पर चर्चा करने के लिए। मैं आपके दर्शकों को कोशिश करूंगा कि बहुत सिंपल तरीके से इस विषय पे समझा सकूं, जिसके लिए मैंने एक एग्जाम्पल तैयार किया है। हालांकि असल जो जीएसटी की जो भी कार्रवाई होती है वो काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड है, उसमें काफ़ी रूल्स हैं, रेगुलेशंस हैं। मैं उन चीज़ों को नहीं लाना चाहता, मैं खाली ये दिखाना चाहता हूँ बहुत सिंपल टर्म्स में कि जीएसटी क्या है और एक हाई लेवल पे कि लोग हाई लेवल का फ्रॉड कैसे करते हैं, ताकि एटलीस्ट ये समझ में आ जाए कि जब हम ये कहते हैं कि जीएसटी का फ्रॉड हुआ है तो इसके मायने क्या होते हैं। तो आगे बढ़ते हैं। मान लीजिए कि एक दूध के सप्लायर हैं, पैकेट का दूध बेचते हैं, और उस पैकेट के दूध में क्या होता है कि एक पैकेट का दाम 42 रुपया पड़ता है, जिसको बनाने की कीमत है, मान लीजिए उसको पैकेजिंग में है 40 रुपया, 5% जीएसटी है यानी कि 2 रुपये का, 42 रुपये का ये दूध बेचते हैं। और ये किसको बेच रहे हैं? मान लीजिए एक आइसक्रीम के सप्लायर को बेच रहे हैं, जिसका काम है आइसक्रीम बना के ग्राहकों को बेचना। तो जब ये दूध वाले जो व्यक्ति हैं, जो सप्लायर हैं, ये जब आइसक्रीम वाले को बेच रहे हैं तो उस पर क्या है, आइसक्रीम वाले से कितना ले रहे हैं? ये 2 रुपया ले रहे हैं। और ये 2 रुपया फिर किसको देंगे? सरकार को देंगे। सरकार को क्या देंगे? आउटपुट टैक्स। क्यों बोलते हैं आउटपुट? क्योंकि दूध बनाने वाले के लिए फाइनल जो सामान वो बेच रहे हैं आइसक्रीम वाले को, क्या बेच रहे हैं? दूध। वो फाइनल उनका प्रोडक्ट है। अब आगे बढ़ते हैं। तो आइसक्रीम वाले क्या करेंगे? अब आइसक्रीम वाले ने वो दूध लिया, आइसक्रीम बनाया और कस्टमर को बेच दिया। कस्टमर को बेच दिया और किस दाम पे बेचा? 118 में बेचा, जिससे मान लीजिए 18 रुपया जीएसटी है। 100 रुपये का है, 18% जीएसटी है, 18 रुपये का जीएसटी। कस्टमर को उन्होंने आइसक्रीम बेच दिया। अब कस्टमर ने इनको क्या दिया? पैसा दिया। तो अब आइसक्रीम वाले क्या करेंगे? ये 18 रुपया सरकार के खाते में डालेंगे। सरकार के खाते में इनका अकाउंट बना होता है, जीएसटी अकाउंट बना होता है।
दूध वाले का अपना अकाउंट बना हुआ है, आइसक्रीम वाले का अपना अकाउंट बना हुआ है, दोनों का अपना अकाउंट खाता खुला हुआ है सरकार के पास। तो आइसक्रीम वाले क्या करेंगे, उन्होंने कितना लिया कस्टमर से, 18 रुपया लिया। अब सरकार कहती है देखो आपने तो 18 रुपया लिया कस्टमर से, लेकिन आपने 2 रुपया दिया भी तो है दूध वाले को, तो आप मुझे पूरा 18 मत दो, आप 2 रुपया उसमें से हटा दो और बाकी मुझे खाली दो 16। तो आइसक्रीम वाले भी ठीक है, वो तो अच्छी बात है, मैंने 2 रुपया दिया था तो वो 2 रुपया मैं हटा देता हूँ और 16 रुपया मैं वापस कर देता हूँ सरकार को। तो इसका मतलब ये 2 रुपया जो मिल रहा है फायदा, ये फायदा लेने के लिए, सरकार से फायदा लेने के लिए आइसक्रीम वालों को 2 चीज देना पड़ेगा। पहला, एक बिल देना पड़ेगा ताकि जिससे ये साबित हो जाए कि उन्होंने दूध खरीदा है। तो वो बिल कौन देगा, दूध वाला देगा इनको, तो वो बिल इनको दिखाना पड़ेगा सरकार को। दूसरा, एक डिक्लेरेशन देना पड़ेगा। डिक्लेरेशन का मतलब होता है एनुअल रिटर्न, यानी कि दूध वाला सरकार को कहेगा कि मैं आपको 2 रुपया आपके खाते में मैं जमा कर दूंगा। तो ये 2 चीज अगर आइसक्रीम वाला सरकार को देगा तो सरकार 2 रुपया से वापस कर देगी, या जो भी टैक्स उसने पे किया है वो वापस कर देगी। तो फिर से मैं बोल रहा हूँ, क्या चाहिए होगा, जब भी आपको पैसा लेना है सरकार से तो आपको बिल दिखाना पड़ेगा और एक डिक्लेरेशन। डिक्लेरेशन किसका होगा, जिससे आप, जिसको आपने टैक्स पे किया है वो आपको डिक्लेरेशन देगा कि आप, सरकार को हम पैसे दे देंगे, जो आपने हमें टैक्स दिया है, ये जो 2 रुपया दूध वाले ने रिसीव किया है हम सरकार को दे देंगे। अगर ये 2 चीज कंडीशन फुलफिल हो जाती है, ये अगर आपके पास है तो सरकार आपको पैसे दे देगी। तो यही जीएसटी का काम होता है। अब हुआ क्या, 2 रुपया दूध वाले ने दे दिया और आइसक्रीम वाले ने 16 रुपया दे दिया। सरकार के खाते में कितना आ गया, 18 हो गया 18। और ये असल में 18 का टैक्स किससे लिया गया है, कस्टमर से। कस्टमर से 18 का टैक्स सरकार के खाते में गया, लेकिन दिया किसने वो टैक्स, दूध वाले ने दिया और फिर आइसक्रीम वाले ने दिया। तो ये है पूरा जीएसटी का हिसाब किताब। अब जीएसटी के खाते में क्या होता है, ये जो खाता होता है इसका रजिस्ट्रेशन नंबर लेना पड़ता है। तो दूध वाला भी रजिस्ट्रेशन नंबर लेगा, आइसक्रीम वाला भी रजिस्ट्रेशन नंबर लेगा, तभी इनका अकाउंट खुलेगा यहाँ पे, उसी में हिसाब किताब इनका होगा। कस्टमर का कोई जीएसटी अकाउंट नहीं होता है, तो कस्टमर को कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि कस्टमर क्या है, कोई भी टैक्स सरकार को डायरेक्ट नहीं दे रहा है, वो क्या कर रहा है, इनडायरेक्ट टैक्स दे रहा है। वो आइसक्रीम वाले को दे रहा है, आइसक्रीम वाले उसमें से हटा के अपना पोर्शन इनपुट टैक्स सरकार को जमा कर रही है, इसलिए वो इनडायरेक्ट टैक्स है। जीएसटी क्या है, हमारा इनडायरेक्ट टैक्स है, इनडायरेक्ट टैक्स, ये डायरेक्ट टैक्स नहीं है। अच्छा, अब आपको ये समझ में आ गया होगा। अब आगे बढ़ते हैं, अब ये देखते हैं कि फ्रॉड कैसे होता है, इसमें लोग फ्रॉड कैसे कर रहे हैं। तो उसके लिए मैं थोड़ा सा एग्जाम्पल को और आगे बढ़ाता हूं। अब हमें ये तो समझ में आ गया कि अगर मुझे सरकार से पैसा चाहिए तो बिल चाहिए और डिक्लेरेशन चाहिए। डिक्लेरेशन किसका चाहिए, जिसको मैं टैक्स पे कर रहा हूं उसका डिक्लेरेशन चाहिए कि मैं टैक्स दे दूंगा। इसमें एक लूपहोल है, इसमें एक वीकनेस है। अब इसमें वीकनेस क्या है कि सरकार ये कह रही है कि देखो बिल दे दो और डिक्लेरेशन दे दो। डिक्लेरेशन का मतलब ये है कि आप ये बता दो कि आप पैसा दे दोगे हमें। ये नहीं बोल रही है सरकार कि आप पहले दे दो उसके बाद ही इसको पैसा मिलेगा, ये तो नहीं कह रही है सरकार। सरकार सिर्फ कह रही है मुझे बिल दो और एक डिक्लेरेशन दो। अब जब डिक्लेरेशन दोगे तो डिक्लेरेशन का तो ये मतलब नहीं है कि अभी तक सरकार को आपको पैसा देना है। तो होता क्या है, अब आइसक्रीम वाला अगर अपना टैक्स कम करना चाहता है, दूध वाला भी अपना टैक्स कम करना चाहता है, तो इनको क्या चाहिए, कोई इनको लगे कोई मुझे बिल दे दे और मुझे डिक्लेरेशन दे दे। अब ऐसे तो कोई बिल और डिक्लेरेशन देगा नहीं, क्यों, क्योंकि उसका भी तो रिकॉर्ड हो रहा है, उसका भी तो जीएसटी अकाउंट है, तो कोई ऐसे देगा नहीं। तो होता क्या है जनरली, मान लीजिए एक कंपनी है जो केसर बेचती है, ओके। अब वो केसर किसको बेचती है, कस्टमर को बेचती है, कस्टमर को बेचते हैं और केसर का दाम उन्होंने रखा है मान लीजिए 20 रुपये, 5% जीएसटी लगा के एक केस। तो कस्टमर को, एक कस्टमर, दूसरा कस्टमर, सबको वो बेच रही है सैफरन। अब कस्टमर क्या है, छोटे मोटे लोग हैं, आम आदमी है, केसर खरीद रहे हैं, तो वो उनको बोलेगी कि देखो अगर आपको बिल चाहिए तो मैं आपसे 25 रुपये लूंगा, अगर बिल नहीं चाहिए तो मैं आपसे 21 रुपये लूंगा। कस्टमर तो खुश हो जाएगा, बोलेगा अच्छा ये तो सस्ता है, मैं क्या करूंगा बिल लेके, मुझे कौन सा सरकार को देना है कुछ। तो वो बिल नहीं लेते हैं, हालांकि कुछ उन्होंने रेट कम नहीं किया है, वो वही रेट लेते हैं। सैफरन वाला जो सप्लायर है वो वही रेट लेगा जीएसटी लगा के, कुछ कम नहीं कर रहा वो, बस बिल को अवॉइड करने के लिए, बिल ना देने के लिए उसने कस्टमर को झूठ बोल दिया। तो अब वो क्या करेगा, वो दूध वाले को बोलेगा तुम्हें बिल चाहिए, आइसक्रीम वाले को बोलेगा तुम्हें बिल चाहिए, हाँ बिल चाहिए।
तो इस कस्टमर का बिल दूध वाले को दे देगा, इस कस्टमर का बिल आइसक्रीम वाले को दे देगा। तो उससे क्या होगा, दूध वाला इसको बैंक अकाउंट में पैसे दे देगा और ये फिर इनको वापस कैश में वापस पैसा लौटा देगा, कुछ कमीशन काट के। तो इसको क्या मिल गया, कमीशन मिल गया। इन दोनों को क्या मिल गया, बिल भी मिल गया और ये कि डिक्लेरेशन भी दे देगा सैफरन वाला कि मैं सरकार को पैसा दे दूंगा। तो आइसक्रीम वाले के पास दोनों चीज हो गए, बिल भी हो गया, डिक्लेरेशन भी हो गया। दूध वाले के पास भी बिल भी हो गया, डिक्लेरेशन भी हो गया। तो इनको क्या हो जाएगा, छूट मिलना शुरू हो गया सरकार की तरफ से, इनको टैक्स मिलना फ्री शुरू हो गया। फ्री नहीं मतलब कि इनपुट क्रेडिट मिलना शुरू हो गया। तो ये भी खुश, आइसक्रीम वाला भी खुश, दूध वाला भी खुश और सैफरन वाला भी खुश। सैफरन कैश में इन लोगों से पैसा ले रहा है, दूसरा कमीशन ले रहा है, ठीक है, और सरकार के अकाउंट में टैक्स डाल दे रहा है 2 रुपया। तो आप बोलोगे फिर इसमें फ्रॉड कहाँ हुआ, आप बोलोगे ये तो बहुत अच्छा स्कीम है, इसमें तो कोई दिक्कत ही नहीं लग रही है, सरकार के पास पूरे पैसे आ रहे हैं। देखिए दिक्कत शुरू होगी कब, मैं आपको बताता हूं। दिक्कत शुरू हो जाएगी अगर मान लो 2 सेकंड के लिए कि ये जो कंपनी है ये फेक कंपनी है, नकली कंपनी है, शेल कंपनी है। इसने क्या किया, आप जैसे दूध वाले हो, आइसक्रीम वाले हो, ऐसे इसने मान लीजिए 100 कंपनी को इनवॉइस दे दिया। इन्होंने कुछ बेचा ही नहीं कस्टमर को। इन्होंने इन लोगों को बोला कि मैं तो फेसर बेचता हूं, देखो कस्टमर सबको, आपको इनवॉइस चाहिए मैं दे दूंगा। तो सबको इसने ऐसे करके 100 कंपनियों को दे दिया इनवॉइस। उन सब से क्या ले लिया इसने, कमीशन ले लिया, है ना, और कमीशन लेके ये सब लेके भाग गया। ये बेचारे क्या हुआ, इन्होंने सरकार से पैसे ले लिए। अब सरकार के खाते में देखिएगा सैफरन का जो जीएसटी है इसके थ्रू तो कुछ पैसा ही नहीं आया है और इन लोग ने हमसे पैसा ले लिया। तो सरकार के खाते में तो तुरंत दिख जाएगा कि कुछ घपला है। क्यों, क्योंकि ये पैसा ही नहीं दे रहा। यहाँ पे टोटल पैसा का हिसाब किताब गड़बड़ है। जीएसटी अकाउंट सरकार के पास है, खाता खुला हुआ, उनको तो 2 सेकंड लगता है देखने में। तो देखेगा दूध वाले ने पैसा दिया, आइसक्रीम वाले ने दिया, सैफरन वाले का गायब है। फिर इनको पकड़ेंगे कि भाई आपने कहा कि आपने इस कंपनी से सैफरन खरीदा है, ये तो ओरिजिनल कंपनी, कहाँ है ये कंपनी, इसका तो पूरा डेटा ही फेक है, ये तो नकली कंपनी है, ये तो फ्रॉड है। तो ये सारे फंस गए। तो फ्रॉड इसलिए हो रहा है कि ये सारे टैक्स सरकार से ले रहे हैं। एक तो ये चोरी हो गई, ये कंपनी ही नकली है जो इनवॉइस दे रही है, ये चोरी हो गई। तो आपने देखा कि अगर आप चोरी करोगे तो पकड़े जाओगे। आप कभी मत ये सोचना कि आप जीएसटी का फ्रॉड करोगे, बहुत इजीली तरीके से कोई भी आपको पकड़ेगा नहीं, ठीक है। तो आप टैक्स बचाइए, लीगल तरीके से बचाइए, लेकिन ये सब चोरी मत कीजिए। तो यही है जीएसटी के एक जो मेजर फ्रॉड होता है। छोटे मोटे फ्रॉड तो करते रहते हैं लोग, कि जैसे यहाँ पे मैंने आपको बताया कि कस्टमर से बिल ही नहीं देना, कस्टमर को कस्टमर से कैश में लेना है और वो पैसा अपने पास रखना, सरकार को नहीं देना है। तो एक तो वो तरीका हो गया, बिल मत दो कस्टमर को। और दूसरा तरीका हुआ कि कस्टमर का बिल लेके किसी और को दे दो और वहां से फिर इनपुट टैक्स क्रेडिट सरकार से लेते रहो। तो वो भी पकड़ा जाता है। अगर वो फेक कंपनी है या फिर सरकार को भनक लग जाएगी किसी भी तरीके से तो आपको पकड़ ही लेगी, क्योंकि उनके पास सारा डेटा है, सिस्टम है। आजकल डेटा का ही खेल है सब। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको ये समझ में आया होगा। और ऐसे ही आगे किसी भी फाइनेंशियल चीज़ों में अगर आपको जानकारी चाहिए होगा तो डेफिनेटली हम आपकी मदद करेंगे और आपके दर्शकों के लिए अलग अलग वीडियो बनाते रहेंगे। धन्यवाद। तो मुझे उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी जो हमारे एक्सपर्ट ने बताया। और सबसे पहले आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने अपना कीमती वक्त निकाला और हमें समझाने की कोशिश करी। अब देखिए, फिलहाल तो ये दोनों भाई अरेस्ट हैं, विपिन और आशुतोष, और ये दरभंगा कोर्ट से इनको ट्रांजिट रिमांड दे दी गई है। अभी इसमें वक्त लगेगा, लोकल पुलिस उसके ऊपर इन्वेस्टिगेशन करेगी और तफ्तीश करेगी कि ये सिंडिकेट जो है क्राइम का, इसमें और कौन कौन लोग इन्वॉल्व हैं। और हम उम्मीद करते हैं अपने शासन और प्रशासन से कि सख्त से सख्त कार्रवाई करी जाएगी। तो अभी हम एक और भी चर्चा करेंगे कि वहां पर फिलहाल क्या माहौल है। देखिए, इस तरह की जब चोरी और इस तरह के स्कैम होते हैं गांव जैसे एरिया में, तो पूरी आग की तरह बात फैल चुकी होती है। बहुत ही अजीब सा माहौल होता है, लोग डरे हुए होते हैं। तो हमारे एक बहुत ही प्रिय हैं मिथिलेश झा जी, जो उसी गांव के नजदीक में रहते हैं, और उन्होंने हमें कांटेक्ट किया और हमें बताया कि यहाँ पर कुछ ऐसी परिस्थितियां हुई और वो वहां के मौका जो है, जो वहां का एरिया है, वहां के हालात आपके साथ शेयर करना चाहते हैं। तो मिथिलेश जी से बात करते हैं। दोस्तों, इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं उसी गांव के नजदीक के एक व्यक्ति विशेष जिनका नाम है मिथिलेश झा जी। और मिथिलेश झा जी ने बताया है कि बीते दिनों में उस गांव के आसपास का कैसा माहौल बन चुका है।
मिथिलेश जी, धन्यवाद आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। और मेरा आपसे सवाल है, और लोग भी जानना चाहते हैं कि ये जो वारदात बंसारा में हुई है, 2 बच्चों ने जो करी है, युवाओं ने जो उस गाँव के लोगों ने जो आपको देखने को मिला, और कैसा आपको वहाँ पे इस टाइम देखने को मिल रहा है, किस तरह का माहौल है? प्लीज़ बताएँ। यादव जी धन्यवाद अपने आपने आपके कार्यक्रम में मुझे बुलाने के लिए और मौका देने के लिए कि मैं अपनी बात रख सकूं। तो बंसारा गांव के जो 2 बच्चों ने ये कांड किया है, जो सुनने में आ रहा है, क्या सच है, क्या गलत है, ये तो मुझे नहीं पता। लेकिन जो हुआ है और जो कार्य कार्य उन लोगों ने किया है, वो अच्छी बात नहीं है और वो समाज में बाकी नवयुवकों को, बाकी बच्चों को एक अच्छी शिक्षा या एक अच्छा रास्ता नहीं दिखाती है। गाँव का जो माहौल है, जो मुझे अपने जान-पहचान के लोगों से सुनने में आया है, लोगों में निराशा है क्योंकि लोग नहीं चाहते हैं कि किसी का भी गाँव, जिला, बस्ती का नाम मीडिया में आए और गलत कार्य के लिए आए। कोई अगर ये कार्य के लिए आता है कि कोई वहाँ से आईएएस बना है, आईपीएस बना है या कोई अच्छा क डॉक्टर बना है, कहीं बाहर जाके कुछ नाम रोशन किया है, तो लोगों को खुशी होती है। गाँव के बुजुर्गों को खुशी होती है, एक सम्मान मिलता है गाँव के लोगों को, जो कि इस न्यूज़ में ये चीज़ नहीं है। तो जी, बिल्कुल। बुजुर्गों और में निराशा एक सवाल जी, और बोल है, जो गाँव के बुज़ुर्ग हैं, जो बड़े लोग हैं, आपने उनसे भी शायद मिले ही होंगे, बात करी होगी, तो कैसा आपको लगता है कि क्या वहाँ के लोगों को बड़ी इस घटना पे शर्म आ रही है अपने गाँव के ऊपर, या फिर वो अभी भी बिल्कुल इस बात को लेके बैठे हैं कि कोई फ़र्क नहीं पड़ता? कैसा माहौल है आपके हिसाब से बुज़ुर्गों में? नहीं, नहीं, फ़र्क पड़ता है लोगों को क्योंकि नकारात्मक पब्लिसिटी पब्लिसिटी किसी को भी अच्छा नहीं लगता है और बुजुर्गों को और बाकी सब लोगों को, आस-पास के गाँव सब लोगों को ये लगता है कि कहीं न कहीं आजकल का जो नौजवान जो भटक रहा है ये सही नहीं है, न तो समाज के लिए, न देश के लिए। नौजवानों को अच्छी शिक्षा मिलनी चाहिए, अच्छे रास्ते पे चलने चाहिए, लेकिन हो ये रहा है कि आजकल सोशल मीडिया यूट्यूब, इंस्टाग्राम इन सब चीज़ों पे नए-नए छोटे-छोटे बच्चे आ रहे हैं, युवक आ रहे हैं, वो अपना फैंसी ड्रेस दिखा रहे हैं, कार दिखा रहे हैं। तो ये एक तरह का कॉम्पिटिशन का दौर है, जहाँ पे होड़ मची है कि हमें ज़्यादा पैसा कमाना है। ये नहीं सोच रहे हैं कि सही तरीके से कमाना है, बस कैसे भी पैसा आना चाहिए, जो कि समाज के लिए सही नहीं है और बुजुर्गों में इस चीज़ को लेके नाराज़गी भी है और वो निराश भी हैं। बहुत-बहुत धन्यवाद आपका मिथिलेश झा जी, हमारे साथ जुड़ने के लिए और वहाँ के गाँव के हालात हमें बताने के लिए। और एक और भी बात हमारे सामने निकल कर आई है सोशल मीडिया के थ्रू, कि उन्होंने 4 मंजिला मकान बनाया, भव्य मकान बनाया है अपने गाँव के अंदर, और कुछ नए उन्होंने गाड़ियाँ और व्हीकल भी खरीदे थे, और बड़े-बड़े उन्होंने आयोजन भी किए हैं गाँव में, लोगों को प्रभावित करने के लिए, अपनी शक्ति दिखाने के लिए। तो उसके ऊपर अभी गाँव की तरफ से कोई प्रतिक्रिया आपको देखने को मिली हो, सुनने को मिली हो? नहीं, अभी लोग इस चीज़ को अभी इस खबर को पचा ही नहीं पा रहे हैं क्योंकि सबके लिए ये अटपटा लग रहा है कि 2 नौजवान किन लोगों के चक्कर में फँसे हैं, ऐसा कैसे किया? तो इसलिए इसके बारे में अभी मुझे ज़्यादा कुछ पता नहीं। और आपका क्या आखिरी संदेश होगा, जो बाकी लोग उस गाँव के आस-पास के गाँव के देख रहे होंगे, उनके लिए, उन युवाओं के लिए और उन बुजुर्गों के लिए और उनके लोगों के लिए क्या संदेश होगा? आखिरी संदेश अगर आप देना चाहें तो? मैं यही बोलूँगा पैसा कमाना गलत चीज़ नहीं है, लेकिन सही तरीके से कमाना चाहिए और बस यही बोलूँगा कि पैसा सबको कमाना चाहिए, मेहनत सबको करना चाहिए, लेकिन सही तरीके से होना चाहिए। किसी के साथ गलत करके, धोखा करके, सरकार के साथ फ्रॉड करके, ये उचित नहीं है, ये सही नहीं है, ना उस इंसान के लिए, ना समाज के लिए, ना उसके परिवार के लिए, ना देश के लिए। बहुत-बहुत धन्यवाद मिथिलेश जी, आपने हमारे साथ जुड़ के इस गाँव के हालात बताने की कोशिश करी। लोगों में किस तरह का डर का माहौल है और किस तरीके से लोग सदमे में हैं कि उनके गाँव के 2 युवाओं ने, जो कि देखिए युवा जो होते हैं वो गाँव और जिले का और प्रदेश का और देश का नाम रोशन कर रहे हैं लगातार इस बार। मगर कुछ ऐसे भी युवा होते हैं जो कहीं न कहीं गलत संगति में आने के बाद, या कुछ गलत कारण या गलत कदम उठाने के कारण से अपने ही गाँव, शहर और अपने परिवार का नाम खराब करते हैं। तो उसके लिए धन्यवाद। आपने बहुत अच्छा मैसेज भी दिया है तमाम लोगों के लिए, कि कभी भी गलत काम की तरफ ना जाएँ, क्योंकि उसका आखिरी में जो रिजल्ट होगा वो गलत ही होगा, शर्मनाक होगा, और आप
एक अच्छा जीवन जीना चाहते हैं तो अच्छे से मेहनत करें, पढ़ें और ईमानदारी के काम पर ही ध्यान रखें। धन्यवाद मिथिलेश जी। चलिए प्रोग्राम को आगे धन्यवाद। बढ़ाते हैं। तो चलिए अब हम बात करेंगे कि इस केस के अंदर या ऐसे क्राइम के अंदर लीगल पॉइंट ऑफ व्यू से क्या सजा हो सकती है। अब देखिए, जीएसटी एक्ट बना था 2017 के अंदर, जिसका नाम था गुड्स एंड सर्विसेज एक्ट। यहां पर अगर कोई भी इंसान फ्रॉड करता है, अपने आप को चालाक समझता है और सोचता है कि वो पकड़ा ही नहीं जाएगा, तो उसकी सबसे बड़ी बेवकूफी है। पकड़े जाने के बाद यहां पे मॉनेटरी थ्रेशोल्ड और जो जेल टर्म्स है वो मैं आपको क्विकली बता देता हूं। यहां पर अगर 1 से 2 करोड़ के बीच में अगर आप टैक्स की हेराफेरी करते हैं, चोरी करते हैं जीएसटी के तहत, तो वहां पे आपको 1 साल तक की सजा हो सकती है और फाइन भी होगा उसके साथ साथ। 2 से 5 करोड़ की जीएसटी की चोरी या इस तरह के क्राइम में आप पकड़े जाते हैं, तो वहां पे 3 साल तक की सजा और उसके साथ साथ फाइन भी लगेगा और रिकवरी भी करी जाएगी इस तमाम पैसे की। मगर 5 करोड़ से ऊपर में आपको 5 साल तक की सजा और आपको अतिरिक्त फाइन भी देना पड़ेगा। ये तो है मेजर बात। अब इस केस में क्या हुआ है, 100 करोड़ की चोरी। तो हम सबसे पहले आते हैं तीसरे कैटेगरी में। अब यहां पे याद रखिएगा कि ये नॉन बेलेबल कॉग्निजेबल ऑफेंस है। नॉन बेलेबल और कॉग्निजेबल ऑफेंस यानी कि यहां पर आपके ऊपर थोड़ी सी ज्यादा सख्ताई होगी और होनी भी चाहिए ऐसे क्राइम करने वाले लोगों के ऊपर। आपकी क्या राय है, कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा। अब यहां पर सबसे बड़ी बात है कि क्या हमारा समाज, आपके बच्चे जो इस वीडियो को देख रहे हैं और आप देख रहे हैं, क्या आप अपने बच्चों को आज ये राय देंगे कि चोरी गलत काम होता है, ईमानदारी सर उठा के आपको जीना सिखाती है और चोरी आपको सर झुका के चलना सिखाती है। आज भी अगर हम इस बात से नहीं सीख पाए तो आने वाले वक्त में हम धीरे धीरे अपने आसपास, अपने परिवार, अपने बच्चों को इसी तरह के क्राइम में जाते हुए देख पाएंगे। तो हमारा आपसे एक ही रिक्वेस्ट है, ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए। अगर आप उसी गांव के हैं या उस आसपास के गांव के हैं तो ज्यादा से ज्यादा इस वीडियो को शेयर कीजिए और बताइए कि देखिए, आप ईमानदारी पे चलने की कोशिश कीजिए। भले ही आप थोड़ा कमाएंगे मगर आप शान से सो पाएंगे। वो रात 28 और 29 की दिसंबर की जब पूरा गांव सो रहा था और गांव में आती है पुलिस की रेड, तो सोचिए कितनी शर्म की बात है। तो ऐसा ना करें। चलिए तो वीडियो को एंड करते हैं आज की। कल फिर एक नई वीडियो के साथ आने की कोशिश करेंगे, एक और नए क्राइम को लेके, एक और नए लीगल टॉक को लेके, कि आप सतर्क रहें। कानून आपके साथ है मगर अगर आप चोरी करेंगे तो कानून आपके साथ नहीं है। आप विजय माल्या ले लीजिए, नीरव मोदी ले लीजिए, कोई भी बड़ा इंसान ले लीजिए, जिसने भी चोरी करी वो आखिरकार जेल में ही गया। तो आप अपने परिवार के लोगों को समझाएं कि हमारा देश महान है, चोरियों से दूर रहें बस। धन्यवाद दोस्तों।